आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली इसमें कुछ गलत है या नहीं है या ये सही है। सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था एक कंपनी में और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई नहीं सर सबसे पहले मैं हैं अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं है, कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है, उसको स्टडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली जा करके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है, ये उनके नोटिफिकेशंस हैं। सबसे पहले ये समझो कि ये जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 100 साल से चल रहे हैं। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं उन सबको बैन कर दिया गया था। मतलब क्या कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली, वहां पे मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और आपको बोला कि आप आगे किसी को ज्वाइन करा दो, तो जब आपने किसी को आगे ज्वाइन कराया, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी और कैसे भी, तो उसमें आपको कितना मिला? 30,000। 70,000 किसको मिला? कंपनी को। तो ये स्कीम इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, यानी वो जो पैसा आ रहा है वही पैसा पब्लिक से लेकर के पब्लिक में ही रोटेट कर दिया जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब जाकर के पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये कोलैप्स कर जाता है। तो यहां पर जो लोग टॉप पे बैठे होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, बट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन सबका पैसा डूब जाता है और फिर या तो ये कंपनीज बंद हो जाती हैं या भाग जाती हैं पैसा लेकर के। पास्ट में ऐसा बहुत कंपनीज ने किया है, उसमें से बहुत सारी कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो आज जेल में हैं। तो ये एक प्रॉपर स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। फिर सवाल उठता है कि जब ये बैन है तो लोग कैसे कर रहे हैं? देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आपसे अगर मैं पैसा लेता हूं और आपको बदले में कुछ नहीं देता हूं तो वो तो इलीगल है। लेकिन मान लो मैंने आपसे पैसा लिया 50,000 रुपए, बदले में आपको एक 50 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, तो क्या वो लीगल है इलीगल है? हो गया ना कंफ्यूज? तो ये एक लूपहोल है, ये जो लॉ है उसके अंदर, इसको ये लोग यूज कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो दरवाजा लिखा है, खिड़की नहीं लिखा है। खिड़की से तो हम जा सकते हैं ना। तो जो कंपनीज जेन्युइन है और जो फेक है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। इसमें क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। तो ये आरबीआई का कहना है। मतलब देखना ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बता, अब एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए। जितनी भी एमएलएम स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है, ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या कहा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर, मतलब कि अगर सरल भाषा में बोला जाए तो आप
ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। उन्होंने अपनी क्लॉज नंबर 7 का 2E एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सर्कुलर में। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक स्प्यूरियस गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज एंड रिफंड द कंसिडरेशन पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है, फर्क इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो किसी का मर्डर करने के लिए, तो आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा एग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का लॉ है वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर है। द लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड्स ऑल एग्रीमेंट्स। तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, अरे पहले लॉ को तो देख लो, लॉ क्या कहता है। अगर लॉ के हिसाब से वो गलत है तो गलत है, नो मैटर कि उसने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया है। दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन लाइन विद द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये क्लॉज को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। A direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back deficient services. Deficient word का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है। अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए